हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। कि कैसे जब नए साम्राज्य और राज्य आने लगे तो वो कौन कौन से थे, उनकी क्वालिटीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले की स्टोरी दे रखी है अरविंद की। अरविंद आपके जैसा ही एक बच्चा है जो कि राजा है, राजा का रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी कि वो मतलब अपने स्कूल में जाता है और एक राजा का रोल प्ले करता है। तो वो सोचता है कि उसके वो तो बड़ी सी अपनी रैली निकालेगा, ठीक है, अपनी शान से चलेगा, ठीक है, अपनी मूँछों को ताव देता हुआ और हाथ में तलवार पकड़ता हुआ चलेगा। लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है। क्यों सरप्राइज हो जाता है? वो चौंक जाता है जब उसे कहा जाता है कि तुम्हें एक पोएम बोलनी है और साथ में वीणा पकड़नी है और वीणा बजानी है। तो वो सरप्राइज हो जाता है। अब म्यूजिशियन किंग यानी कि एक ऐसा राजा जो म्यूजिशियन भी था, जो संगीतज्ञ भी था, यानी कि कुछ गाता बजाता भी था। क्या ऐसा भी हो सकता है? पॉसिबल है? तो हाँ भाई, हो सकता है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि भाई ये कौन सा राजा था ऐसा जो गाना गाता था और अपने हाथ में वीणा रखता था। तो अब हम देखते हैं और हमें इस राजा के बारे में पता कैसे चला। तो देखो, प्रशस्तिज एंड व्हाट दे टेल अस। अभी प्रशस्ति क्या होता है और वो हमें क्या बताती हैं। जो अरविंद है यानी कि वो जो बच्चा है जो एक्ट कर रहा है जिस राजा का, वो एक्ट कर रहा है समुद्रगुप्त का। किस राजा का? समुद्रगुप्त का। किस वंश का है ये? गुप्ता डायनेस्टी का, यानी कि गुप्त वंश का है, यानी कि गुप्त फैमिली है इनकी पूरी। जैसे सबके सरनेम होती है, सिंघल है, सिंह है और आर्यन वगैरह, जो भी जिसका भी सरनेम जो भी होता है, ऐसे गुप्ता सरनेम है। ठीक है, और गुप्ता की फैमिली में एक समुद्रगुप्त राजा है। ठीक है, हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त क्या है। वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता, कि हमें समुद्रगुप्ता के बारे में पता चलता है किससे? बड़ी बड़ी इंस्क्रिप्शंस जो हमने देखी हैं। वो इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ मिली हैं? इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं? जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो चीज़ें जो पत्थर पे गुदी हुई होती हैं, लिखी हुई जाती हैं, वो इंस्क्रिप्शन होती हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ के इंस्क्रिप्शन से मिला है? अशोका पिलर, इलाहाबाद में जो अशोका का पिलर है उस पे जो इंस्क्रिप्शन, जो गढ़ी हुई चीज़ें हैं, खुदी हुई चीज़ें हैं, उससे हमें राजा समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। ठीक है, इट वॉज कम्पोज एज अ काव्य बाय हरिसेन, यानी कि हरिसेन जो कवि थे उन्होंने एक पोएम की तरह उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को लिखा था। ठीक है, और वो वहाँ के कवि भी थे, यानी कि समुद्रगुप्त के कवि कौन थे? हरिसेन थे और मंत्री। ठीक है, और मंत्री भी थे, यानी कि हरिसेन उनके कवि भी थे और उनके मंत्री भी थे। आपने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा था ना कि राजा महाराजा ही क्यों लिखवाते थे, किसान क्यों नहीं लिखवाते थे, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो राजा महाराजाओं के पास ही कवि होते थे। ठीक है, तो हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के कवि थे। ठीक, उनकी इंस्क्रिप्शन की जो स्पेशल चीज़ है वो क्या है कि वो प्रशस्ति का जो मतलब होता है, इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नॉन एज प्रशस्ति। एक खास तरह का इंस्क्रिप्शन, यानी कि खास तरह से गुदी हुई चीज़, उसे प्रशस्ति कहते हैं। और प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, यानी कि जब किसी की तारीफ में कोई चीज़ पत्थर पे खोद करके लिखी जाती है, उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। इन प्रेज ऑफ का मतलब होता है किसी की तारीफ करते हुए। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि जो हरिसेन थे उन्होंने समुद्रगुप्त की तारीफ करते हुए लिखा था। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आप जैसे चैप्टर 9 में आपने नाम सुना था गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी का। ठीक है, जो सतकर्णी थे, श्री सतकर्णी गौतमी पुत्र, उनके बारे में आपने पढ़ा था। वो भी बाद में जाके गुप्ता की तरह इंपॉर्टेंट हुए। दे बिकेम फार मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ गुप्ताज। वो गुप्ता के टाइम से बहुत ज़्यादा और पॉपुलर हो गए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि यानी कि इन्होंने भी अपनी प्रशस्तियाँ लिखी हुई थी। ठीक, अब देखो, अब हमें गुप्ता की प्रशस्ति से पता क्या चलता है, यानी कि उन्होंने क्या लिखवाया था, क्या हमें पता चलता है। तो अब हम देखते हैं उनकी प्रशस्तिज में क्या था। उनके जो कवि थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ कर रखी थी अपने राजा की, कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। वो एक वॉरियर थे, यानी कि एक योद्धा थे, बहुत महान योद्धा थे। ठीक है, और हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोइट्स, वो कवियों में भी बेस्ट थे। ठीक है, और उन्होंने कविताएँ सीखी भी थी। ठीक है, वो ऐसे ही इक्वल थे जैसे भगवान के बराबर हों। ठीक है, उनकी प्रशस्ति हमेशा लॉन्ग सेंटेंसेस में होती थी। ठीक है, और उसमें से एक पार्ट यहाँ पे दे रखा है, यानी कि ये वन ऑफ द थिंग्स है जो खुदी हुई है वहाँ पे। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे खोद के? जिसकी बॉडी बहुत ही चार्मिंग है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा सुंदर सा है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी के मार्क्स हैं उसके ऊपर, यानी कि वो सुंदर भी है और साथ में उसे और कौन सुंदरता प्रोवाइड करवा रहा है? जो योद्धा है। अगर योद्धा के शरीर पे चोटों के घाव हैं तो वो भी तो अच्छी बात है, यानी कि वो इतना युद्ध लड़ा है, इतना लड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो वो कहता है कि कहाँ, तो मतलब उस पर लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन पे कि वो बहुत ही बॉडी जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है। साथ में जो उसके युद्ध के दौरान लगे हुए तीर हैं, स्पाइक्स हैं या स्पीयर्स हैं, यानी कि जो तलवार वगैरह के घाव हैं, इन सब के घाव से और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा बहादुर दिखाते हैं। और वो बहुत ही महान राजा है, ये कहा गया है। ठीक, अब देखो यहाँ सिक्के हैं किसके? समुद्रगुप्त के। जो सिक्के बता रहे हैं जिसमें छपा हुआ क्या है? राजा है वीणा के साथ। देखो यहाँ पे देखेंगे एक तरह से
ये राजा बैठा है और यहाँ पे देखो वीणा जैसी शेप है, ठीक है, कुछ कुछ उसी जैसा है। तो इस प्रशस्ति से, इन सिक्कों से हमें पता चलता है कि भाई राजा क्या बजाता था, वीणा भी बजाता था और वो बहुत अच्छा पोइट भी था, कवि भी था। अगर आप मैप 7 में देखोगे तो आपको दिखेंगे कुछ एरियाज अलग अलग तरह के। ये एरियाज कैसे हैं, ये एरियाज दिखाते हैं कि समुद्रगुप्ता की पॉलिसी अलग अलग इलाकों में कैसी थी। एक बार देख लेते हैं ये वाला मैप। अब देखो इस वाले मैप में 3-4 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो ये साउदर्न पार्ट है, ठीक है, इसके अलावा ये ग्रीन वाला अलग पार्ट है, ये पर्पल पिंक वाला अलग पार्ट है और ये ब्लू वाला अलग पार्ट है। इन चारों ही इलाकों में जो समुद्रगुप्त था उसने 4 तरह से अपनी पॉलिसीज अपनाई। क्या क्या अपनाई अब वो देखते हैं, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पॉइंट छोड़े हैं वो। तो जो रूलर्स थे आर्यव्रत के, जिन्हें हमने शेड कराए ग्रीन कलर से, जो ग्रीन कलर से नीचे मैप में दे रखे हैं, उन पे क्या था, लगभग 9 रूलर थे वहाँ पे, यानी कि 9 राजा थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हटाया था और अपने शासन में लिया था। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखा रखा है ना, ये जो ग्रीन कलर की शेड है, यहाँ पे लगभग 9 राजा थे और 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया और अपने अंडर ये वाला एरिया ले लिया। इसके अलावा जो दक्षिण पता था, यानी कि जो दक्षिण का एरिया है, जो ये रेड डॉट्स बनी हुई है ना आपकी, ये इन रेड डॉट्स में क्या हुआ था, इन रेड डॉट्स में जब समुद्रगुप्त पहुंचा था तो यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था कि भाई हमारे बस की नहीं है कुछ भी करना, तो उसने सरेंडर कर लिया। और जैसे ही समुद्रगुप्त के सामने उन्होंने सरेंडर किया तो समुद्रगुप्ता ने उन्हें हरा के फिर उन्हें दोबारा से पब्लिक वो कर दिया, अलाउ कर दिया कि चलो तुम ही अपना शासन कर लो, बच्चों को गिफ्ट दे देते हैं ना, चलो अब तुम ही कर लो, मेरे बस की नहीं है, मैं इतना कहाँ तक झेलूंगा, ठीक है। तो उसने जीत तो लिए थे लेकिन बाद में उन्हें ही वापस कर दिया था अपना एरिया, जो रेड डॉट्स वाला आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो इनर सर्कल है, ये जो आपको पर्पल और पिंक कलर का दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये जो पर्पल और पिंक कलर का इलाका है, जिसमें आपका क्या क्या आ रहा है, आपका असम आ रहा है, यहाँ पे वाला जो असम है, कोस्टल बंगाल आ रहा है, बंगाल का जो एरिया है, नेपाल वाला रीजन आ रहा है, साथ में जो गंगा के किनारे वाले इलाके हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं, इन पे क्या किया उन्होंने, यहाँ के राजाओं को समुद्रगुप्त को क्या देना पड़ता था, गिफ्ट देना पड़ते थे, ट्रिब्यूट, जो आपने पहले पढ़ा है चैप्टर में, ट्रिब्यूट यानी कि जो गिफ्ट दिए जाते थे उसके ऑर्डर का पालन करना पड़ता था और उसकी कोर्ट को भी अटेंड करना पड़ता था, दरबार को भी अटेंड करना पड़ता था यहाँ के राजाओं को, ठीक है। समुद्रगुप्त का कोर्ट अटेंड करना पड़ता था, ठीक है। यानी कि समुद्रगुप्त इतना महान राजा था कि उसने ये सारी चीज़ें कॉन्कर कर ली थी, हर जगह पे उसने शासन कर लिया था, लेकिन वो हर जगह को अलग तरीके से रूल करता था, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अलग जगह से क्यों करता था, वो अभी मैं बताऊंगी क्यों करता था। इसके अलावा क्या है, जो आउटलाइनिंग है बाहर वाली, जो कुषाण के ये वाले जो राजा हैं, ये ब्लू वाले, इन्हें क्या करा था, इन वाले राजाओं ने भी समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया था और अपनी बेटियों की शादी समुद्रगुप्त के फैमिली में या समुद्रगुप्त से कर दी थी, जिससे क्या हुआ, जिससे कि इनके साथ रिलेशन बन गए थे और वो उनके अंडर ही थे, यानी कि अब कोई युद्ध तो वो करेंगे नहीं क्योंकि उनका परिवार हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन थे, कुषाण और शक राजा थे। कौन कौन से राजा थे, डिसेंड्स यानी कि वो वंशज थे कुषाण राजाओं के और शक राजाओं के। जो आपने कुषाण लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि बौद्ध धर्म को और सिल्क रूट को बहुत ज़्यादा, सिल्क रूट से सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला राजा शासन था, कुषाण फैमिली थी, ठीक है। तो कुषाण और शकों के, यानी कि शकों के वंशज, यानी कि कुषाण और शक जो लोग थे उनके जो बच्चे थे, ठीक है, वो लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे और इन्होंने फिर बाद में समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया और अपनी बेटियों की शादी समुद्रगुप्त की फैमिली से कर दी, जिससे वो सुरक्षित रह सके। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि ऐसे उसने क्यों करा, मतलब आर्यव्रत के लोगों को तो कोर्ट अटेंड करनी पड़ती थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ को क्या किया, आर्यव्रत को तो पूरा अपने अंडर ही ले लिया, दक्षिण पंथ को फ्री छोड़ दिया और जो पिंक वाला एरिया है उन्हें कोर्ट अटेंड करनी पड़ती थी। तो अलग अलग पॉलिसीज क्यों अपनाई, तो बेसिकली रीज़न दिया जाता है कि इसीलिए ये अपनाई होंगी क्योंकि वो अगर ज़्यादा अपनी चीज़ें फैलाएगा, शक्ति को फैलाएगा, ठीक है, तो उसे रूल भी तो करना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने अपने अंदर ले ली कि मैं क्या करूँगी कि मैं 5-6 बिजनेस खोल लूँगी, ठीक है, और मैं किसी पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है, एक पे ध्यान दे पा रही हूँ, 2 पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो क्या फ़ायदा, मेरे पैसे भी लगे और वेस्ट भी हो गया, ठीक है। तो ये जो जैसे ये भी यही करता था कि अगर मैं उसने इतने सारे राज्य ले लिए और वो राज्यों को एडजस्ट ही नहीं कर पाया तो क्या फ़ायदा उसके जीतने का। तो इसलिए वो अलग अलग तरीके से सारी चीज़ों को रूल करता था। समुद्रगुप्त इतना इंटेलिजेंट था, देखा आपने। अब क्या है, जीनियोलॉजीज। जीनियोलॉजीज क्या होता है, जब एक ही वंश के, यानी कि एक ही वंश की जो एक वो होती है ना, परपोता, मतलब सबसे पहले दादा, दादा के बाद पोता, पोता वो दादा के बाद बेटा, बेटे के नीचे पोता, पोते के नीचे पड़पोता। तो ये वाली जो सीरीज़ होती है, जो वंश की सीरीज़ होती है, उसे जीनियोलॉजीज कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर प्रशस्ति में मेंशन होता है कि कौन उसके दादा थे, कौन उसके परदादा थे, कौन उसके पिता थे। तो ये जो सीरीज़ होती है ना, परदादा की, फिर दादा की, फिर पापा की, और फिर पापा मम्मी के बाद बच्चे की, और बच्चे के बाद उनके बच्चों की, ठीक है, ये सीरीज़ को क्या कहते हैं हम, इस सीरीज़ को जीनियोलॉजी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के टाइम पे भी ये मेंशन है, ठीक है। समुद्रगुप्त के जो पापा और दादा हैं वो इतने वो नहीं थे, यानी कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनके आगे महाराजा धीराज जैसे टाइटल नहीं लगे थे, महाराजा जैसे टाइटल,
ठीक है। सिर्फ महाराजा जैसा टाइटल था, महाराजा धीराज टाइटल नहीं था, यानी कि वो इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन समुद्रगुप्त तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। ठीक है। अब देखो, अगर समुद्रगुप्त की मम्मी पापा की बात करें तो उसकी मम्मी क्या थी, हिज मदर कुमारा देवी, उसकी मम्मी का नाम क्या था, कुमारा देवी था, जो कि लिच्छवी वंश से थी, लिच्छवी गण से थी। आपने लिच्छवी नाम आप सुनोगे हिस्ट्री में आगे भी। ठीक है। और उसके पिताजी चंद्रगुप्त थे, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर थे, यानी कि उन्होंने ही गुप्ता डायनेस्टी को, गुप्ता साम्राज्य को शुरू किया था, चंद्रगुप्त ने। ठीक है। उसके बाद क्या था, गुप्ता डायनेस्टी ने धीरे धीरे ग्रैंड टाइटल अडॉप्ट करना शुरू करे, जैसे समुद्रगुप्त को क्या टाइटल मिला, महाराजा धीराज का। लेकिन अगर उसके परदादा और दादा की बात करो, उनके पास सिर्फ राजा, उनके पास क्या टाइटल था, सिर्फ महाराजा का। ठीक है। यानी कि धीरे धीरे फैमिली की इंपॉर्टेंस बढ़ी। और जैसे ही आप टाइटल्स की बात करते हो तो आपके सामने आता है ना कि राजा यानी कि थोड़ा छोटा ही राजा होगा, उसके ऊपर महाराजा, उसके ऊपर महाराजा धीराज। तो आप अगर कोई हिस्टोरिकल शोज़ देखते हो, आजकल तो चल भी इतने रहे, तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे बुलाते हैं कि यहाँ के नरेश और ये महाराज और ये पधार रहे हैं। तो उनके जो टाइटल होते हैं, ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो इन टाइटल्स से शो होता है कि वो कितने बड़े, जैसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है। जो समुद्रगुप्ता है, उसके बाद उन्होंने उनकी जो जिनेलॉजीज़ हैं, इनकी वो लिस्ट है जो एंसेस्टर्स की, ठीक है, उसमें लास्ट रूलर कौन था डायनेस्टी का, उनका जो बेटा था चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुआ था। ठीक है। मतलब अपने दादा के नाम पे उसने अपने बेटे का नाम लग दिया। समुद्रगुप्त के पिता थे चंद्रगुप्त हुआ, उनका बेटा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। तो वो लास्ट थे। अगर हम इनकी इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स को पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है कि किस तरह से उसने वेस्टर्न इंडिया पे और हर जगह क्या किया था, अपना शासन किया था। ठीक है। बाद में उसने शका को भी हरा दिया था, ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शकाज, शका को खत्म कर दिया था। इनके शक जो लोग थे, अभी हमने ऊपर देखा ना, इस वाले एरिया में शका और कुषाण थे। कौन से वाले एरिया में, यहाँ पे शका और कुषाण थे। तो उन्होंने लास्ट में शका और कुषाण को भी, की फैमिलीज़ को भी अंत कर दिया, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग उन्हें हुई थी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ, बाद में लिखा जाता है, बाद में बताया जाता है कि उसके कोर्ट में कौन थे, बहुत ही सीखे सिखाए लोग भी थे। ठीक है। कौन कौन, जैसे कालिदास जैसे पोएट और आर्यभट्टा जैसे एस्ट्रोनॉमर भी थी। ठीक है। किसके उसमें, चंद्रगुप्ता सेकंड के उसमें के साम्राज्य में। ठीक। अब क्या है, हर्षवर्धना और हर्षचरिता। अब हमने समुद्रगुप्त की पूरी स्टोरी सुन ली, हमने गुप्ता साम्राज्य पढ़ लिया कि गुप्ता के टाइम पे क्या क्या होता था। अब हम देखने वाले हैं क्या, कि हर्षवर्धन जो एक राजा थे, उनके टाइम पे क्या चीज़ें होती थी। तो हर्षवर्धन कौन थे, हमें ये पता चलता है उनकी बायोग्राफी से। बायोग्राफी क्या होती है, जो उनके बारे में लिखा जाता है। अब देखो, समुद्रगुप्ता के बारे में हमें पता चला इंस्क्रिप्शन से, यानी कि जो पत्थर पे खुदा हुआ था। हर्षवर्धन के बारे में पता चला उनकी बायोग्राफी से। बायोग्राफी क्या होती है, यानी कि जो उनके जीवन चरित्र लिखा जाता है। अब तो कॉपी आ गई, कॉपी नहीं, पहले क्या पता किस पे मैन्यूस्क्रिप्ट की तरह लिख दिया जाता हो, या धीरे धीरे जब पेज बनने लगे थे, ठीक है, तो उस टाइम लिखे जाते हो। ठीक है। तो उसकी बायोग्राफी से पता चलता है। तो हर्षवर्धन एक राजा थे जो कि लगभग 1400 साल पहले शासन करते थे। उनके कोर्ट में एक कवि थे जिनका नाम बाणभट्ट था। ठीक है। बाणभट्ट ने क्या किया था, उनकी एक बायोग्राफी लिखी थी, हर्षचरिता नाम की। ठीक है। जो कि संस्कृत में लिखी थी उन्होंने। ठीक है। वो बताते हैं कि कैसे वो पूरा हर्षा के जीवन की जीनियोलॉजी बताते हैं, यानी कि पिता, फिर दादा, और फिर ये सब चीज़ें, मतलब दादा, पिता, बेटा और पोता, ये सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद आपने चैप्टर 9 में एक नाम सुना था, ज़ियांग का। ठीक है। इनका, ये जो चाइना से आए थे। ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था, हर्ष के कोर्ट में अपना बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था, हर्ष के दरबार में, और उसके बारे में भी लिखा था। आपका क्वेश्चन भी आएगा कि किन 3 कवियों ने लिखा था। तो पहले हो गए बाणभट्ट, तीसरे हो गए ज़ियांग। अब आगे देखते हैं कौन हमें मिलते हैं तीसरे जिन्होंने उनके बारे में लिखा था। ये क्रिश्चियन के जो जीसस क्रिस्ट थे, उनके जन्म से। तो आगे 2020 चल रहा है। ठीक। तो क्रिश्चियंस के टाइम के अकॉर्डिंग 2020 चल रहा है, लेकिन अगर भारत के टाइम के अकॉर्डिंग देखें, हमारा टाइम होता है, अगर हम विक्रम संवत में नापते हैं, आपने विक्रम संवत सुना होगा, आपके कैलेंडर में भी हिंदी में लिखा होता है विक्रम संवत इतना। ठीक है। तो विक्रम संवत कब से माना जाता है, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शका को मार डाला, शका को खत्म कर दिया, उसके बाद अपने आप को उन्हें क्या टाइटल एज्यूम कर दिया, विक्रम संवत। ठीक है। वो विक्रमादित्य का टाइटल उन्हें मिल गया। ठीक है। तो उसके बाद से विक्रम संवत शुरू होता है। अब हम वापस से अपने हर्षा पे आ जाते हैं। तो ये जो हर्ष थे, वो अपने पिता के सबसे बड़े सन नहीं थे, लेकिन उनके जो भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई और पापा की भी मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उन्हें शासन करना पड़ा, और जो इनके साले साहब थे, ब्रदर इन लॉ थे, ठीक है, वो कहाँ के राजा थे, कन्नौज के राजा थे। लेकिन बंगाल के लोगों ने आक्रमण किया, बंगाल के राजा ने आक्रमण किया कन्नौज पे, और कन्नौज मतलब उनके
उनके साले साहब को भी हरा दिया। बाद में क्या हुआ कि फिर हर्षा ने क्या किया, कन्नौज का भी शासन ले लिया और उसके बाद कन्नौज की आर्मी को जोड़ के वापस से बंगाल पे क्या किया, अटैक कर दिया। ठीक है, देखो एक बार हम मैप में देख लेते क्या हुआ। बंगाल यहाँ है, कन्नौज आपका यहाँ है। ठीक है, बंगाल के लोगों ने कन्नौज पे आक्रमण किया, यहाँ का जो राजा था वो मर गया। उसके बाद कौन आया, यहाँ पे हर्षा आए। हर्षा ने क्या किया, कन्नौज को अपने अंडर लिया और फिर वापस से बंगाल के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, चलो अब हमें ये समझ में आ गया। लेकिन एक बात समझने की क्या है कि ये जो हर्षा थे इन्होंने ईस्ट में तो शासन किया, मतलब मगध को भी हरा दिया, यहाँ जो मगध पड़ता था मगध को भी हरा दिया और बंगाल को भी हरा दिया, यहाँ तो इन्होंने शासन कर लिया अपना। लेकिन ये जो नर्मदा नदी के नीचे वाला एरिया यहाँ वो जाना चाहते थे, लेकिन हर्षा इन नीचे वाले एरियाज को जीत नहीं पाए थे। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे हर्षा का टाइमिंग का एक तरह से होता है कि इतना ही फैला पाए थे, वो ज़्यादा फैला नहीं पाए थे। ठीक है, अब देखते हैं हम और राजाओं को, पल्लवा, चौलक्या एंड पुलकेशिन प्रशस्ति, यानी कि अब हमें बाकियों की भी प्रशस्ति मिली है, पल्लव राजाओं की, चौलक्या की और पुलकेशिन की। अब ये कौन कौन है हम इन्हें देखते हैं। ये तीनों ही कहाँ के हैं, साउथ के पार्ट है, यानी कि जो नीचे वाला आपको इंडिया दिखता है ना उसके पार्ट है। अब देखो पल्लवा और चौलक्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साउथ की। पहले तो पल्लवा और चौलक्या के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो पल्लवा है वो कहाँ फैले हुए हैं, कांचीपुरम में। ठीक है, कावेरी डेल्टा के पास में। ठीक यहाँ पे। और जो चौलक्या है, चौलक्य सेंटर है रायचूर दोआब में, कृष्णा नदी के पास में। और उनकी जो चौलक्या है, चौलक्या की राजधानी क्या है, अहिलो। एक बार देख लेते हैं अहिलो कहाँ है, अहिहोले, एहोले, एहोले, एहोले। तो देखो यहाँ पे क्या है, चौलक्या है और यहाँ पे कांचीपुरम में क्या है, पांड्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ दिख गया और यहाँ दिख गया। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। अब जहाँ पे भी राजा है भाई वो लड़ते तो रहते ही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा लड़ाई वगैरह इनकी होती रहती थी, किसको लेके, लैंड को लेकर के। अब क्या चलता था इनके बीच में, दोनों के बीच में, कभी वो कर लेते थे कभी वो कर लेते थे। जो चौलक्य राजाओं की राजधानी थी एहोल। ठीक है, ये एहोल क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस सेंटर बने, यानी कि धार्मिक स्थान बने, बहुत सारे मंदिर बने। ठीक है, और जो पल्लवा और चौलक्या हैं उन्होंने बहुत ही फ्रिक्वेंटली, यानी कि तुरंत एक दूसरे पे आक्रमण करते रहते थे, एक दूसरे की लैंड लेते रहते थे। एक तो इतने पास पास थे तो ये तो करना ही था इन्हें। ठीक है, और बेस्ट नॉन चौलक्या जो है, चौलक्य रूलर, जो सबसे ज़्यादा पहचान वाले जो चौलक्या है वो क्या है, पुलेक्शिन सेकंड। यानी कि यहाँ जो ये दे रखा है ना, पल्लवाज एंड चौलक्या, पल्लवाज, चौलक्याज एंड पुलेक्शिन्स। ये जो पुलेक्शिन राजा है, पुलेक्शिन सेकंड है, वो चौलक्या का रूलर है। द बेस्ट नॉन चौलक्य रूलर कौन है, पुलेक्शिन है। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति, हमें एक प्रशस्ति से पता चला जिसके बारे में, जिसको किसने कंपोज करा है, रवि कीर्ति ने वो कंपोज किया है। ठीक है, वो उसके उनके एंसेस्टर्स के बारे में बताता है कि उनके मतलब उनके पुराने पूर्वज कौन कौन थे, उनकी जनरेशन फादर से लेकर सन तक की सारी। उसके बाद जो पुलेक्शिन है वो एविडेंटली कौन थे, गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। जो पुलेक्शिन थे इन्हें अपने अंकल की भी क्या मिल गई थी, का साम्राज्य मिल गया था। इनके एक तरह से चाचा था, वो अंकल से स्पेसिफाई नहीं होता संबंध। ठीक है, तो ये सब भी इनसे मिल गया था। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, रवि कीर्ति कहते हैं कि पुलेक्शिन ने क्या किया था, वेस्ट में और ईस्ट में, यानी कि पूर्व और पश्चिम दोनों में अपने कोस्ट में क्या किया था, युद्ध करना शुरू करा था, अपने आप को बढ़ाना शुरू किया था। उसने हर्षा को भी रोका था। हमने पढ़ा ना अभी, हर्षा नीचे राज्य नहीं कर पाए, तो नीचे राज क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि पुलेक्शिन ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम, उसके पोएम में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले होते हैं। हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस, लेकिन जब हर्षा नहीं जीत पाए, हर्षा हार गए थे, तो उसके जो कवि थे उन्होंने एक लाइन लिखी थी उनके लिए, हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, यानी कि हर्षा का मतलब हैप्पीनेस होता है ना, तो ये कहा है कि हर्षा उतने खुश नहीं थे, अब और ज़्यादा खुश नहीं थे, यानी कि हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा। इसके अलावा क्या है, पुलेक्शिन ने अटैक करा पल्लवाओं पे भी। ठीक है, हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, जो कांचीपुरम के पीछे दुपक के बैठे थे, क्योंकि ये तो चालुक्य थे पुलेक्शिन। ठीक है, तो उन्होंने पल्लवा के ऊपर अटैक किया, जो हमेशा से वो करते आ ही रहे थे। जो चालुक्य की विक्ट्री थी, जो जीत थी, वो छोटी थी, यानी कि ज़्यादा लंबी इनकी जीत चली नहीं, जितनी चली अच्छी चली, लेकिन ज़्यादा लंबी चली नहीं। बाद में पल्लवा और चालुक्य, यानी कि इन दोनों को जो अभी हमने मैप में देखा, इन्हें किसने हरा दिया, राष्ट्रकूटा और चोला ने। अब इनके बारे में आप डीपली क्लास 7th में पढ़ोगे। अभी आपने क्या पढ़ा कि दो वो कौन कौन थे, चालुक्य और पल्लवा। ठीक है, जो साउथ में अपना एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे मजे में, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर इन दोनों को ही हरा के कौन आ गए थे, राष्ट्रकूटा और चोला। अब हर टाइम पे कोई ना कोई साम्राज्य तो आता ही रहता है, तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। आगे देखते हैं, हाउ वाज दिस किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेड। अब इन्हें एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ कौन है, डीएम है, पुलिस वाले हैं, ये सब क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना, यानी कि चीज़ों को ठीक करते हैं और रूल वगैरह चलाते हैं अपना पूरा, कि पॉलिसीज़ को नीचे तक कैसे पहुँचाना है। तो इनके राजाओं के टाइम पे कैसा हुआ था, अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हुआ करती थी, जैसे यानी कि कुछ शासन प्रणाली में कुछ किसी को पोस्ट
दे दी जाती थी। कैसे? वो हेरिडेटरी होती थी। हेरिडेटरी मतलब पिता से बच्चे पे, बच्चे से उसके बच्चे पे, ऐसे पहुंचती थी। ठीक है, सन उसे ले सकता था। और साथ में जैसे हरिसेन का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कवि हरिसेन था उन्हें पोस्ट मिली थी महादंड नायक। महादंड नायक यानी कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर की, जैसे आजकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझ लो, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, इस तरह से उनके साम्राज्य में जो जज होते होंगे, ठीक है, उनकी पोस्ट मिली थी। और अपने पिता थे, उनके पिता महादंड नायक थे, इसलिए हर्षवर्धन को वो चीज़ मिल गई। ठीक है, उससे हेरिडेटरी थी, यानी कि पिता से बच्चे पे जा सकती थी। उसके बाद एक पर्सन बहुत सारे ऑफिस संभाल सकता था। ठीक, जैसे जो वही अगेन हरिसेन का एग्जाम्पल ले रखा है कि जैसे हरिसेन महादंड नायक भी था, यानी कि जजेस भी थे, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर यानी कि कुमार अमात्य। कुमार अमात्य मतलब एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे। साथ में संधि विघारिका भी थे। संधि विघारिका यानी कि जो साइन वगैरह करवाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर एंड पीस, यानी कि युद्ध और शांति के मिनिस्टर भी थे। यानी कि इनके पास क्या था, युद्ध और शांति वाला जो वो होता है ना कि बातचीत से मामला सुलझा लो वाला डिपार्टमेंट भी था। एक अच्छे मिनिस्टर भी थे और जस्टिस भी करते थे, यानी कि जज भी थे। तो एक इंसान कई सारे ऑफिसेज संभाल सकता था। इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग होते थे उनकी ज़्यादा चलती थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। कैसे? किस किस की? जैसे कोई चीफ बैंकर हो गया, कोई व्यापारी हो गया शहर का, कोई लीडर हो गया, ठीक है, कोई और सरदारी क्राफ्ट पर्सन हो गया। तो इन सब लोगों की काफ़ी चल जाती थी अपने लोकल एरियाज़ में, इतना उन्हें पावर थी। ठीक है, अब ये देखो, ये पॉलिसीज इफेक्टिव भी थी लेकिन इतनी नहीं चली। धीरे धीरे क्या होता था कि अगर कोई एक पर्सन ज़्यादा पावरफुल हो जाता था तो वो राजा को भी हरा के क्या कर देता था, उसकी जगह अपना राज्य स्थापित कर लेता था। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको लगता है कि जो हेरिडेटरी ऑफिस था, इनके पिता से बच्चे पे जाना, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है? अब देखो, अगर पिता से बच्चे पे जाएगा तो क्या होगा, कोई भी पोस्ट कभी खाली नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगर पिता को काम करते हुए देखा है उस बच्चे ने तो बच्चा भी काम सीख सकता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन ये बहुत ही मामूली से फ़ायदे हैं। इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? वो करप्शन कर सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा भाई करप्शन किसने कर दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या है, क्वालिटी के बेसिस पे तो तुम सेलेक्ट कर ही नहीं रहे हो, इसका मतलब। ठीक है, तुम तो उसी के बच्चे को दे रहे हो, क्या पता बच्चा इतना इंटेलिजेंट ना हो, क्या पता बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी ना हो। ठीक है, तो ये सब नुकसान भी हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरह की अब आर्मी बनने लगी थी। अब देखो, पहले रूलर्स की तरह लाइक द अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दिस किंगडम मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। कुछ के पास क्या होती थी, प्रॉपर आर्मी होती थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, जिसमें हाथी होते थे, रथ होते थे, ठीक है, घोड़े पे घुड़सवार होते थे और पैदल सैनिक होते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो कि स्पेशली मिलिट्री लीडर्स ही होते थे, यानी कि वो अपने पास ट्रूप्स रखते थे, यानी कि सेना रखते थे, उन्हें सिखाते थे, उन्हें खाना वाना देते थे, उन्हें पालते पोसते थे। इसके बदले उन्हें वो नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, क्या मिलता था, कुछ ज़मीन मिल जाती थी। और उस ज़मीन का क्या करते थे, फिर वो लोग उस ज़मीन से क्या लेते थे, टैक्स लेते थे और अपना गुजारा चलाते थे, मज़े में जीवन जीते थे उससे टैक्स लेके। और उसके आए हुए पैसों से अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करते थे। कभी भी राजा को अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वो इन वाले जो मिलिट्री लीडर्स हैं इनसे अपनी सेना ले लेते थे, यानी कि सामंत कहते थे इन मिलिट्री लीडर्स को, कि इन सामंत की हेल्प कर दी जाती थी। ठीक है, अब क्या है, असेंबलीज़ की बात हो रही है साउदर्न किंगडम में कि कैसे असेंबलीज रखी जाती हैं। अगर हम इंस्क्रिप्शन पढ़ें पल्लवा लोगों का तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी लोकल असेंबलीज थी और उन लोकल असेंबलीज की और ज़्यादा सभा थी। उन सभा में अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से सभा डिवाइडेड थी। कैसे, कुछ लोग मतलब अलग अलग वो लोग होते थे, अलग अलग टॉपिक्स होते थे। कैसे फंक्शन करती थी, कभी कभी सब कमेटीज़ बनाती थी, किस किस टॉपिक पे, सिंचाई के टॉपिक पे, खेती के टॉपिक पे, या फिर रोड, लोकल टेम्पल्स, इन सब पे चर्चा होती थी। वो सर्च करते थे, बातचीत करते थे, ये सारी चीज़ें। अगर हम उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण। एक ऐसा एग्जाम्पल भी है एक राज्य का उर का, कि वहाँ पे जो लैंड ओनर्स थे वो ब्राह्मण नहीं थे, नहीं तो ज़्यादातर ब्राह्मण होते थे क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा होता था। ठीक है, एंड द नागाराम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। और नागाराम क्या है, व्यापारियों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, असेंबलीज बनाती है और कंट्रोल करती है पूरे व्यापार को कि कितना महंगा करना है, कितना सस्ता करना है, ये सारी चीज़ें। अब ऑर्डिनरी पीपल इन किंगडम, बहुत ही रेयर केस में, लेकिन कभी कभी हमें पता चल जाता था कि सामान्य लोग क्या सोचते हैं या फिर राज्य से क्या इंटरलिंक है उनका। ठीक है, तो कभी कभी जो प्लेस लिखे जाते थे ना, जो मतलब जो प्ले लिखे जाते थे, प्ले किससे कहते हैं, नाटक लिखे जाते थे, उनमें हमें पता चलता है कि सामान्य जनता की कैसी हालत थी। जो कालिदास हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं किस लिए, लिखने के लिए। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखते हैं प्लेज में, नाटकों के द्वारा राजा और ब्राह्मण के रिलेशन के बारे में। ठीक है, वो क्या दिखाते थे, राजा और ब्राह्मण तो संस्कृत में बोलते थे लेकिन मैन और वुमेन किस में बोलते थे, नॉर्मल प्राकृत में बोलते थे। यानी कि ये बताया जाता था कि जो अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो संस्कृत बोलते थे, और जो वैसे लोग हैं, नॉर्मल दरिद्र लोग हैं या जिन्हें नॉलेज नहीं है, वो प्राकृत बोलते थे। ठीक है, इनका सबसे फेमस जो इनका एक्ट है वो है अभिज्ञान शकुंतलम।
ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, जिसे यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम कहा गया है, उस स्टोरी में क्या है, राजा दुष्यंत है एक, ठीक है, और उनकी वाइफ है कौन, शकुंतला है। उनकी लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्या, क्योंकि एक फिशरमैन की स्टोरी है, उसमें फिशरमैन की स्टोरी कैसी है कि जो वो होते हैं कौन, जो राजा होते हैं यहाँ के, राजा दुष्यंत अपनी उस शकुंतला को, जिससे वो प्यार करते हैं, शकुंतला को एक रिंग देते हैं, बहुत ही सुंदर सी, ठीक है, जैम की बनी हुई रिंग देते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो रिंग बह के पानी के थ्रू एक मछली के मुंह में चली जाती है। अब मछली के मुंह से वो अंगूठी देख के, जो एक मछुआरा होता है जो मछली को पकड़ने वाला होता है, वो राजा के सामने लेके आता है उसे। लेकिन जो उसके गेट कीपर होते हैं, जो सेनापति होते हैं और जो द्वारपाल होते हैं, उन्हें लगता है कि इसने चोरी करी है, तो वो उसे बहुत डांटते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श बिहेवियर करते हैं। लेकिन बाद में जब राजा को पता चला कि अच्छा किंग मिल गई है, वो रिंग मिल गई है, तो राजा बहुत खुश हुआ, ठीक है। राजा ने उसे बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए। अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको लगता है कि अगर कोई गरीब इंसान आज रिपोर्ट करवाता है पुलिस स्टेशन में, या कुछ कहता है कि मुझे ये चीज़ मिली है, तो क्या आज भी उसके साथ यही बिहेवियर होगा? अब देखो, कभी कभी तो ऐसे देखने को मिलता है कि कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अच्छा बिहेवियर होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो क्या करके गया है, यानी कि वो अच्छा काम करके गया है, कोई बुरा तो करके नहीं गया, उसने चुराया तो है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक चाइनीज़ पिलग्रिम और थे, यानी कि और चाइनी यात्री थे, फाजियांग। उन्होंने नोटिस किया है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, अनटचेबल्स के बारे में। अनटचेबल्स कौन होते हैं? जो अछूत होते हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा जिन्हें छुआ पाप माना जाता था पहले, अब नहीं, पहले ऐसा होता था, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि सामान्य लोगों में ये वो थी कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि अछूत है, वो अगर हमारे शहर में आ रहा है, तो उसे कुछ डंडियाँ फेंकनी होंगी, कुछ डंडियाँ बजानी होंगी, जिससे सामान्य लोगों को पता चल सके कि भाई तुम आ रहे हो, और वो तुमसे दूरी मेंटेन कर सके और मतलब अपने आप को शुद्ध रख सके। इतना ज़्यादा भेदभाव होता था, ठीक है। बाण भट्ट ने क्या किया, बहुत सारी आर्मी की और तरह की विविड पिक्चर्स दिखाई, यानी कि हमें पता चला है कि उसकी आर्मी में क्या क्या होता था। तो बाण भट्ट ने और क्या क्या लिखा है उनकी आर्मी के बारे में, पता चलता है कि जब भी कोई किंग की आर्मी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, तो ये नहीं है कि सिर्फ हथियार लिया और चल दिया, हथियारों के साथ साथ और क्या क्या चाहिए था, डेली यूज़ के कुछ पोट बर्तन चाहिए थे, पैंस चाहिए थे, फर्नीचर, गोल्ड का जो फुट स्टूल्स है वो, यानी कि पैर रखने वाले स्टूल वगैरह, खाना, जानवर, गोट, डियर, रैबिट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें, मसाले, सब्जी वगैरह, ये सारी चीज़ें एनिमल्स के लिए चाहिए होती थी। सॉरी, एनिमल्स के लिए नहीं, मतलब आर्मी के साथ जाने के लिए चाहिए होती थी, ठीक है। इस वजह से वो अपने साथ इतनी सारी चीज़ें लेके आते थे। जो सामान्य गांव वाले लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा खातिरदारी करते थे, उन्हें गिफ्ट देते थे, किसका, कभी दही का, गुड़ का, फूलों का, इन सब का, ठीक है। जो और प्रोवाइड करते थे एनिमल को चारा, एनिमल्स के लिए चारा प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा क्या है कि राजा जो था इन सैनिकों के कैंप्स में लोगों के बीच तो जाता ही था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रैवल तो करना पड़ेगा, बीच बीच में लोग भी मिलेंगे, तो लोगों की दिक्कतें भी सुनता था, ठीक है। लेकिन वो ये भी कह रखा है, नीचे बता रखा है कि जब आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, उसके बाद आर्मी के लोग इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करके जाते थे। एक तो शोर की वजह से क्या होता था, शोर की वजह से जो कारावैंस यानी कि व्यापारियों की जो बैलगाड़ी होती है ना, जो मालगाड़ी होती है, उनमें से जो बैल होती है वो निकल के भाग जाती है शोर की वजह से। और इसके अलावा और क्या होता था कि जो विलेजर्स हैं, जो नॉर्मल विलेजर्स हैं, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है हाथियों के द्वारा। अब हाथी तो युद्ध में चिंघाड़ने वाले हैं, हिंसक हैं, वो ऐसे भी कर देते थे, कईयों के घर उखाड़ के चले जाते थे, तो ऐसी चीज़ें होती थी। अब बाण भट्ट कहते हैं द होल वर्ल्ड वाज स्वैलोड अप इन द डस्ट, कि सारा का सारा दुनिया ही धूल में हो गई थी, यानी कि धूल मिल जाती है। अब क्या अरेबिया के बारे में बता रखा है कि किस तरह से यहाँ पे किसकी शुरुआत हुई मुस्लिम धर्म की। तो अरेबिया देख लो एक बार, जो उन्होंने पेज बता रखा है यहाँ पे, ये वाला आपको मिलेगा आपकी बुक में पेज, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये अरेबिया वाला, ये जो नीचे को आपको ये दिखता है ना, ये वाला जो एरिया है ये अरेबिया वाला एरिया है। अब हम इसकी बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, हमारे लिए क्या हुआ था। तो यहाँ पे रिलीजियस का एक धर्म की शुरुआत हुई थी, इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग से ये क्या था, एक डेजर्टेड इलाका था, कम्युनिकेशन हब, काफ़ी सही तो कह ही सकते हैं, कम्युनिकेशन हब था। व्यापारी वगैरह आते थे, जो और यात्री हैं वो लोग आते थे, सी पे आते थे, समुद्र पे आते थे, व्यापार करते थे और जाते थे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि 1400 साल पहले जो मोहम्मद थे, प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया एक धर्म जिसका नाम था रिलीजन। उनका मत था कि सब सच बोलेंगे, सबका अल्लाह एक है। कुरान में ये लिखा गया है, कुरान में क्या लिखा है, सभी मुस्लिम हिंदुओं और सभी मुस्लिम आदमियों और औरत को भले जो बिलीव करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो उसके बाद जो हम्बल होते हैं, इनके प्यार से बात करते हैं सबसे, जो चैरिटी करते हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं, जो फास्ट रखते हैं, उसके अलावा जो मैन और वुमेन हैं जो अपने स्वतंत्रता के लिए अपने गार्ड से लड़ रही हैं, और साथ में जो भी लोग इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी, उन सब पे अल्लाह की रिक्वायरमेंट है, इनकी उन सबको अल्लाह की ज़रूरत है, और अल्लाह उन सब का रिप्लाई ज़रूर करेगा,
ठीक है, यानी कि अल्लाह ही उनका एकमात्र भगवान है और उन्हीं की पूजा करके सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये कुरान में कहा गया है। इसके बाद ये नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान, इंडिया, इन सब में धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैला और फिर इंडिया भी बहुत बड़ा एरिया बन गया किसका, इस्लाम धर्म का। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कीवर्ड्स हमें पता चल गया। प्रशस्ति किसी की तारीफ में लिखा हुआ वो होता है, इंस्क्रिप्शन होते हैं, उसे प्रशस्ति कहते हैं। आर्यव्रत क्या था, आर्यव्रत उन लोगों के नॉर्थ इंडिया वाले रीजन के लिए यूज़ होता है जिस एरिया पे क्या किया था, किसने समुद्रगुप्त ने पूरा रूल कर लिया था अपना ही। ठीक है, उसके बाद दक्षिण पथा क्या होता है, नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता, साउथ की तरफ जाने वाला रास्ता। जीनियोलॉजी, मम्मी से वो दादा से पापा, पापा से मैं से मेरे मतलब हमारे बच्चे जो भी हैं। ठीक है, अब क्या, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी क्या होती है, अगर किसी के पिता के पास पोस्ट है तो वो उसके पुत्र के पास पहुंच जाएगी, फिर उसके पुत्र के पास, फिर उसके पुत्र के पास। ऑफिसर क्या होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जरूरत होती थी, यानी कुछ अधिकारियों की जरूरत होती थी जो काम करेंगे। इसके अलावा सामंत कौन होते थे, जो लोग आर्मी को इकट्ठा करते थे और उनसे पैसे लिए जाते थे, यानी कि उन्हें पैसे मिलते थे, पैसे नहीं, उन्हें ज़मीन दे दी जाती थी, ज़मीन से वो टैक्स लेते थे और टैक्स से अपना गुजारा करते थे। असेंबली क्या थी, बहुत सारी असेंबलीज मिलती थी, उसके बाद वो बात करते थे। असेंबलीज डिवाइडेड थी कमेटीज़ में और कमेटी अलग अलग तरह की दिक्कतों को देखती थी। इसके अलावा नागाराम आपने देखा अभी, क्या था नागाराम, जो व्यापारियों का एक ग्रुप था, ठीक है, मर्चेंट्स का ग्रुप था, उसे नागाराम कहा है। ठीक है, आप ट्रू फॉल्स कर ही लोगे। क्वेश्चन आंसर भी हमारे हो चुके। कौन से 3 ऑथर है जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, तो फाजियांग के बारे में लिखा, फाजियान ने लिखा था, एक जियानजंग ने लिखा था और एक किसने, हर्षचरित्र जिसने लिखी थी उसने तो लिखा ही था। ठीक है, तो 3 हो गए। आर्मी को चेंजेस कैसे आए आर्मी में, टाइम टू टाइम, पहले सैलरी वाले थे, उसके बाद सामंत रखने लगे थोड़ा प्राइवेटाइज करके, फिर दोबारा से अब कौन सी आर्मी अब लोग सेलेक्ट करते हैं, सब पब्लिक का है, यानी कि सब गवर्नमेंट का है। इसके अलावा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट कैसे थे और क्यों थे, कैसे थे आपने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। लाइक जो पद था वो पिता को दिया जा सकता था, मतलब पिता से बच्चे में जा सकता था, और जो पद था, जो एक इंसान था वो एक साथ बहुत सारे पद भी ले सकता था, और ऐसे ही बहुत सारे रूल्स वगैरह थे इनके। ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई क्वेरीज हो तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।